नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके सेकंड लेक्चर के साथ में हम एक बार फिर उपस्थित हैं। चलिए हम अपने प्रश्नों के साथ में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि मेथेनोइक अम्ल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इसमें मूल शब्द जो लिखा हुआ है वो है मैथ, और ये मूल शब्द जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। और किसी दिए गए यौगिक में अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसे हम मैथ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। बाद में देखिए यहाँ पर एन सफिक्स लगा हुआ है तो मैथ प्लस एन मिलकर हो गया मैथेन। यह कार्बन कार्बन एकल बंध को रिप्रेजेंट करेगा, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दर्शाने के काम आएगा। तो यह आपका हो गया मेथेन। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में, ऑइक अम्ल। ये ऑइक अम्ल जो प्रत्यय है यह क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH को प्रदर्शित करने का काम करेगा। यानी इन तीनों इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH। यानी एक कार्बन है, क्रियात्मक समूह COOH है, और कार्बन जो है वो एकल बंध यहाँ पर बना रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये हमारा हो गया मेथेनोइक अम्ल। और इसका अगर हम सामान्य नाम देखें, ये तो इसका कौन सा नाम है, IUPAC नाम है। कैसा IUPAC नाम है, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम है। अब इसका अगर हम सामान्य नाम देखें तो इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए फॉर्माइका FORMICA फॉर्माइका यह लैटिन भाषा का शब्द है, जहां लैटिन लैंग्वेज में फॉर्माइका शब्द का अर्थ होता है लाल चींटी, रेड आंट। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका, लाल चींटी। और लाल चींटी के आसवन से, डिस्टिलेशन से हमें प्राप्त होता है, इस वजह से इसका नाम यहाँ पर पड़ गया फॉर्मिक अम्ल। बाकी लैक्टिक अम्ल ये हमारे दही में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल ये हमारे इमली में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल जो होता है वो विनेगर जो हमें खाने के लिए हम काम में लेते हैं, सिरका जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमारे पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल सामान्य नाम क्या हो गया इसका, फॉर्मिक अम्ल हो गया। क्यों, क्योंकि फॉर्माइका यानी लाल चींटी के डिस्टिलेशन करने से हमें यह प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ देखें, निम्नांकित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए असंतृप्त के लिए हम लोग जानते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होंगे उसमें कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। कितनी, 4 संयोजकताएं होती हैं, यानी कार्बन जो है वो 4 बंध बनाएगा। अब इन 4 बंधों में से यदि कार्बन दूसरे अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध बनाता है तो ऐसे यौगिक हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस श्रेणी में जो यौगिक रखे जाते हैं उन्हें हम एल्केन बोलते हैं। क्या कहेंगे इन्हें, एल्केन। वहीं वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध बनाता है, या एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ त्रिबंध बनाता है, ये दोनों ही प्रकार के यौगिक आपके असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कैसे, असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिन्हें द्विबंध वाले यौगिकों को हम एल्कीन और त्रिबंध वाले यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इनका अणुसूत्र देखें या संरचना सूत्र देखें तो एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इनका अणुसूत्र होगा CnH2n+2। वहीं असंतृप्त में अगर एल्कीन है तो इस एल्कीन का अणुसूत्र हो जाएगा CnH2n, और अगर एल्काइन है तो इस एल्काइन का अणुसूत्र आपके हो जाएगा CnH2n-2। देखें इन तीनों जो आपके कॉमन फॉर्मूला हैं, अगर इन तीनों में हम देखें तो जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं के मध्य में बंधों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर एक बंध था, यहाँ पर 2 हो गए, तो जैसे ही 2 बंधों की संख्या बढ़ी, चेक कीजिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में 2 की कमी आ गई। ठीक है, यहाँ पर 3 बंध हो गए यानी बंध 2 बढ़ गए, तो कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटेगी, तो ओवरऑल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी CnH2n-2। तो देखिए हमसे पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम कहेंगे असंतृप्त है इसका मतलब या तो वो एल्कीन होगा CnH2n, या फिर वो एल्काइन होगा CnH2n-2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चेक कीजिए, CH4 यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे C1H2 × 1 प्लस
2 यानी CH4, तो इसका मतलब यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है। इसी प्रकार चेक कीजिए C2H4, यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो C2H4 के अकॉर्डिंग ये CnH2n वाला फॉर्मूला है, यानी ये क्या हो गया, एल्कीन हमारा हो जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, C2H6, यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2n+2 वाले फॉर्मूले से 6 हो जाती है, इसका मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और C2H8 इस प्रकार का कोई कार्बन परमाणु वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन बनना हमारे लिए संभव नहीं होता। तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा C2H4 या एथीन जिसको अपन कहेंगे, वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा कंपाउंड है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। देखिए ऊर्जा का स्रोत तो हमारा वो होता है जिसको अगर हम जलाएं या जिसके दहन करने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम किसी उपयोग के लिए, हम मानव उपयोग के लिए हम अगर कर लेते हैं तो वह हमारा ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। अब जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड को या किसी भी फ्यूल को या किसी ईंधन को अगर हम जलाते हैं, तो हमने देखा है जलाने पर उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक पदार्थ या गैसें मुक्त हो जाती हैं। जब ये हानिकारक गैसें मुक्त होती हैं तो इन हानिकारक गैसों से वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, और अगर वायुमंडल प्रदूषित होता है तो ये हमारे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं होते। यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, तो हम कहेंगे कि एक ऐसा फ्यूल या एक ऐसा ईंधन हमें चेक करना होगा जिसको जलाने पर किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ या वायुमंडल प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होता है। देखें ऑप्शन चेक करें, लकड़ी है, हम जानते हैं लकड़ी को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाएगी। सेम कोयले के लिए भी, कोयले को अगर जलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये दोनों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऊर्जा के स्रोत तो हैं, जलाने पर ऊर्जा देते हैं, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं होते। वहीं प्राकृतिक गैस जो है, इसको जलाने पर किसी भी तरीके का हम कहें कोई हानिकारक गैसें या अपशिष्ट पदार्थ जो वायुमंडल को प्रदूषित करें उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न चेक करें, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है, यानी ऊर्जा स्रोत तो सारे ही हैं लेकिन उत्तम यानी बेस्ट एनर्जी का सोर्स हमारा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास में है, देखिए लकड़ी, कोयला, बायोमास और पेट्रोलियम। अगर हम चेक करें तो लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जो हैं ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, यानी वो एनर्जी के स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार अगर इनका हम उपयोग कर लें और ये हमारे प्राकृतिक संसाधन अगर खत्म हो जाएं तो ये हमारी धरती में रीजनरेट नहीं होते। इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और इतने समय में हम कहेंगे कि ये आसानी से रीजनरेट नहीं हो पाते, यानी इनके जो रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमारे होते हैं, सीमित समय के लिए ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं बायोमास जो है ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होता है, यानी इसका लगातार रिसाइकलिंग चलती रहती है, इसका प्रकृति में पुनर्भरण चलता रहता है, जिसकी वजह से बायोमास जो होगा इसको हम कहेंगे कि यह हमारे एनर्जी का बेस्ट एनर्जी सोर्स हो जाएगा। दैट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए ईंधन यानी फ्यूल के रूप में हमें इस्तेमाल करना है, तो फ्यूल के लिए हम क्या कहेंगे कि जब हम किसी पदार्थ को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। इसका कैलोरी मान जो होता है, दिए गए पदार्थ का कैलोरी मान जो होता है वो उच्च होना चाहिए, इतनी ऊर्जा हमें उससे आसानी से मिले कि हम उस ऊर्जा का उपयोग कर सकें। तो निम्न में से कौन सा यौगिक ऐसा है जिसको हम ईंधन की तरह उपयोग कर सकते हैं, तो चेक कीजिए एथेनॉल C2H5OH, ये जो कंपाउंड है इस एथेनॉल का उपयोग आजकल एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में किया जा सकता है। अमेरिका जैसी कंट्री में यहाँ जो हमारे पेट्रोल या डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उन पेट्रोल में अल्कोहल को कुछ मात्रा में मिलाकर इसका एनर्जी के रूप में उपयोग किया जाना शुरू किया जा चुका है। ठीक है, तो एथेनॉल हमारा वो कंपाउंड है जिसे हम एनर्जी सोर्स के रूप में या फ्यूल के रूप में काम में ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे फैटी एसिड्स हैं, वसा अम्ल जो हैं,
उनके अगर सोडियम लवण को देखें तो ये सारे के सारे वसा अम्लों के सोडियम लवण जो हैं वो आपके सोप या साबुन कहलाते हैं। सोप यानी जैसे हमारा सोडियम का स्टीयरेट हुआ, स्टीयरेट या पामीटेट जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम स्टीयरेट हुआ, सोडियम पामीटेट हुआ, जिनका कॉमन फार्मूला हम C17H35COO- Na+, या ऐसे ही C15H31COO- Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, साबुन या सोप कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम क्लींजिंग एक्शन के लिए, कपड़ों की धुलाई या सफाई करने के लिए कर लेते हैं। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, सोप आपके कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों में होती है। देखिए वनस्पति तेल का मतलब वेजिटेबल ऑयल, जो हमें वेजिटेबल यानी शाक सब्जियों से जो प्राप्त होते हैं, ऐसे ऑयल्स में क्या होती है, तो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनमें लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, यानी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक होंगे जो असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त का मतलब जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध की बजाय द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए तो क्लींजिंग एक्शन के लिए हम दो तरह की चीजें काम में लेते हैं। पहला तो आपका होता है साबुन, और दूसरे तरीके के होते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट, जिसको अपन बोलते हैं। जहां साबुन जो है वो केवल मृदु जल में काम करते हैं, जो सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, वहीं अपमार्जक जो है वो मृदु के साथ साथ कठोर जल यानी हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के पानी में आसानी से काम कर सकते हैं। यानी साबुन को अगर हम हार्ड वाटर में इसके डिटर्जेंट, इसके अगर हम फोम बनाना चाहें, झाग बनाना चाहें, तो साबुन जो कठोर जल के साथ में झाग नहीं बनाता है। तो साबुन की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें अपमार्जक या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी ये अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है उससे क्या बनाए जाते हैं, तो उससे हम बना सकते हैं, देखिए शैम्पू बना सकते हैं, उससे हम इजी सर्फ भी बना सकते हैं या सर्फ एक्सल भी बना सकते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं उनसे, किससे, अपमार्जक से बनाए जा सकते हैं। ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। ये कठोर जल की जो अशुद्धियां होती हैं उनके साथ में अभिक्रिया करके ये लवण का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आसानी से पानी में घुल करके क्या करेंगे, आसानी से झाग दे देते हैं और अपनी क्लींजिंग एक्शन को बेहतर तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चेक कीजिए, देखो सिरका यह हम लोग जनरल रूटीन में काम में लेते हैं। जो चाउमीन वगैरह बनाते हैं, उस चाउमीन बनाने में हम ये सिरका डालते हैं। तो सिरके में हम कौन सा अम्ल काम में लेते हैं, सिरके में हम एसिटिक अम्ल को काम में लेते हैं। सिरका या विनेगर जो होता है, जो हम काम में लेते हैं, वो एसिटिक अम्ल का 10% का विलयन हमारा लगभग हम कह सकते हैं होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल जो है इसका कॉमन फार्मूला अगर हम देखें CH3COOH होता है, और अगर IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो सिरका या एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल या विनेगर, ये चारों चीजें किसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ये एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो यह CH3COOH हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। दैट मीन्स ईंधन तो है लेकिन फ्यूल के रूप में भोजन पकाने के लिए जिसका काम में हम नहीं लेते हैं। तो देखो लकड़ी जो है इसका हम उपयोग कर लेते हैं, चूल्हे में इसका उपयोग कर लेंगे। बायोगैस जो है इसका उपयोग भी हम कर लेते हैं। LPG ये हमारे घरों में जो सिलेंडरों में आती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। लेकिन CNG जो है इसका उपयोग हम खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। इसका उपयोग हम व्हीकल्स को चलाने के लिए कर लेते हैं। जो आपके ऑटो चल रहे हैं या आजकल तो गैस से चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो भी CNG के फ्यूल से हमारी चल जाती हैं। तो CNG जो है इसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में हम नहीं करते। उनके अलावा बाकी तीनों फ्यूल जो है, चाहे वो लकड़ी हो, बायोगैस हो या LPG हो, इन तीनों का उपयोग हम खाना बनाने के फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला चेक कीजिए, ये हो जाता है हमारा HCOOH। कुल मिलाकर हम देखें तो इसके पास केवल एक ही कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु की श्रृंखला को हम कहेंगे N,
क्योंकि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सफिक्स लग जाएगा एन, और क्रियात्मक समूह COOH है तो क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगेगा ओइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर एथेन होता तो एथ का मतलब हम कहेंगे कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हो जाता CH3COOH। इसी तरह से प्रोपेनोइक अम्ल, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाती। प्रोप यानी 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होगी तो प्रोपेनोइक अम्ल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2COOH। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न अगर हम चेक करें, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म में देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CHCl3, यानी कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा और 3 क्लोरीन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया HCCl3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन परमाणु है, यानी ये हो जाएगा आपका मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इसको अपन कहेंगे एन। लेकिन अब इस कार्बन से 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, तो 3 को हम लिखेंगे ट्राई, और क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्लोरीन के लिए लिखा जाएगा क्लोरो, तो नाम बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं डाई का मतलब हो जाएगा 2 और टेट्रा का मतलब होता है 4, तो अगर यहाँ इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े होते और 2 क्लोरीन के अलावा 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते तो हम इसको कहते डाइक्लोरोमेथेन। और इसी प्रकार अगर कार्बन से सभी चारों क्लोरीन परमाणु अटैच होते तो हम इसे टेट्राक्लोरोमेथेन कह देते। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का करेक्ट IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13 हमारे पास में है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। देखिए तो एसिटिक अम्ल जो है ये हमारा कॉमन नेम है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से पहले जो नामकरण कार्बनिक यौगिकों का किया जाता था उस नामकरण पद्धति के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ एसिटम या विनेगर में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये हमारा हो जाएगा CH3COOH। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखें तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमारे पास 2 कार्बन परमाणु हैं, यानी ये हो गया एथ। कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध है तो सफिक्स लग जाएगा हमारा एन, हो जाएगा एथेन। और क्रियात्मक समूह है हमारा COOH, यानी क्रियात्मक समूह का अगर हम अनुलग्न लगाएं तो ये लगेगा ओइक अम्ल। तो ओवरऑल अगर हम नाम देखें तो ये नाम हमारा बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चेक कीजिए, एसिटैल्डिहाइड का IUPAC नाम है। देखें फिर से एसिटैल्डिहाइड, यानी हमें यहाँ पर इसका कॉमन नेम दिया गया है जो IUPAC नॉमेनक्लेचर से पहले हमें दिया गया था, जिसमें देखिए ये एसिड क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसिड यानी 2 कार्बन वाली श्रृंखला को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन नामकरण पद्धति में भी कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण दिया जाता था उसके लिए कुछ सिस्टम इन्होंने डिसाइड किए थे। जैसे अगर कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन है तो उसकी श्रृंखला को दर्शाने के लिए फॉर्म लगाते हैं। 2 कार्बन हैं तो इसके लिए एसिड का उपयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन और 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर मूल शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो चेक कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसिड यानी 2 कार्बन की श्रृंखला और सफिक्स लगा हुआ है एल्डिहाइड, यानी क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला अरेंज करें तो ये हो जाएगा 2 कार्बन की श्रृंखला और 2 कार्बन की श्रृंखला में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, दैट CH3CHO इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम इसका IUPAC नाम दें तो IUPAC नाम में चेक कीजिए, 2 कार्बन की श्रृंखला को हम कहेंगे एन, एथ, और एकल बंध है तो हमने इसको कह दिया एन, यानी नाम हो गया एथेन। अब क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड CHO, तो हम जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इस CHO के लिए जो अनुलग्न काम में लिया जाता है
उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका अनुलग्न होता है एल। तो ओवरऑल अगर नाम देखें तो इसका नाम हमारे बन जाएगा एथेनिल। क्या नाम बन जाएगा? एथेनिल। कैसे? तो मुख्य कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन की श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध यानी एन, तो एथ, एन और CHO का अनुलग्न क्या लग गया? एल। तो ओवरऑल नाम हो गया एथेनिल। दैट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथिलीन जो है इसका IUPAC नाम हमारा होता है एथीन। क्या हो जाता है? एथीन। ये भी एक कॉमन नेम है, ध्यान दें, ये भी क्या है? एक कॉमन नेम है। बाकी एथीन नाम ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होगी और दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य में कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होगा। इसी प्रकार से अगर एथाइन होगा तो यहाँ कार्बन परमाणुओं के मध्य में बंधों की संख्या कितनी? 3 हो जाएगी और रिमेनिंग वैलेंसी अगर हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करें तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 एथाइन। अगर इसका कॉमन नाम देखें तो इसका कॉमन नाम होता है एसिटिलीन। ठीक है, तो एथाइन अगर पूछता तो हम कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एथिलीन अगर पूछा है तो ये हो जाएगा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न चेक कीजिए, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। देखिए, तो अब कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए हमने CH3COOH लिया, अब इस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण कौन से? जैसे ये COOH यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम कहें तो इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अम्ल के लिए हम जानते हैं कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन दें, जलीय विलयन में H+ आयन दें, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और ये किसकी वजह से है? ये सारे के सारे हैं COOH की वजह से। तो जिसमें रासायनिक गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो समूह है, रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार समूह कौन सा है? COOH समूह है। और इस समूह को हम क्या कहते हैं? ये जो समूह है वो हमारा क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह, या इसी को ही हम कह देंगे क्रियात्मक समूह, या इंग्लिश में अगर कहें तो इसको हम कह देते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ COOH मिला हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको अपन बोलेंगे। अगर OH होता तो इसको हम अल्कोहल कह देते। अगर CHO समूह उपस्थित होता है तो इसको हम एल्डिहाइड समूह कह देते हैं। अगर ऑक्सीजन होता है तो केवल इस समूह को हम ईथर कह देते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग समूह हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे? क्रियाशील समूह कह देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से भी मृत्यु हो सकती है? भाई थोड़ी सी मात्रा में भी अगर हम इसको पिए तो उससे मृत्यु हो सकती है। ऐसा जहरीला पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा होता है? तो ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस हमारा होता है मेथेनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र देखें तो ये हमारा होता है CH3OH। कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसमें? अल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, वहीं अगर एथेनॉल देखें तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C2H5OH। इसमें भी यही अल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है, लेकिन ये एथेनॉल जो होता है वो जहरीला ना होकर के कैसा होता है? नशीला होता है, जिसे हम अल्कोहल या शराब के रूप में पीने के लिए लोग काम में लेते हैं। तो मेथेनॉल जो है वो जहरीला होता है, वहीं एथेनॉल जो है वो आपका नशीला अल्कोहल होता है। तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कच्ची शराब जो होती है, कच्ची शराब जो होती है उसको पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो लोगों की मृत्यु होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, यानी कच्ची शराब में पाए जाने वाला जहरीला कंटेंट जो होता है वो कौन सा है? वो मेथेनॉल आपका होता है। बल्कि और जो शराब है उसका नशीला कंपोनेंट किसकी वजह से होता है? वो इथाइल अल्कोहल C2H5OH की वजह से होता है। तो थोड़ी सी मात्रा में अगर पिए
और उससे मृत्यु हो जाए, ऐसा जहरीला कंपोनेंट कौन सा होता है? मेथेनॉल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, OH अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील मूलक यानी इसको हम कहेंगे अल्कोहली समूह। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कीटोनिक समूह के लिए देखें तो कीटोनिक समूह जो होता है उसमें कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंध बनाता है और उसकी रिमेनिंग 2 वैलेंसी जो है वो फ्री होती हैं। वहीं एल्डिहाइडिक समूह जो होगा इसमें भी कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंध बनाता है, लेकिन कार्बन की 2 में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन समूह द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो अगर दोनों संयोजकताएं फ्री होंगी तो यह कीटोन है। अगर एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो जाती है तो इसको अपन कहेंगे एल्डिहाइडिक समूह। वहीं इन दोनों को मिला करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समूह को मिला करके एक कॉमन नाम दिया जाता है जिसे हम कहेंगे कार्बोनिल समूह। क्या कहेंगे इसे? कार्बोनिल समूह, जिसमें दोनों ही आते हैं, एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या? यहाँ पर कार्बोनिल C+O की 2 में से दोनों संयोजकताएं मुक्त होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 में से एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कंप्लीट हो जाती है, तो केवल एक ही संयोजकता फ्री बचेगी। बाकी अल्कोहलिक समूह ये तो हमारा हो जाएगा OH, जिसमें ऑक्सीजन की एक संयोजकता आगे फ्री रह जाती है, जिससे कार्बन श्रृंखला जुड़ी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा ब्यूटेनॉन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है C4H8O। इसका अभिक्रियाशील समूह यानी क्रियात्मक समूह हमसे पूछा हुआ है, वो कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम इस नाम को चेक करें और इस नाम को हम लिख लेते हैं ब्यूट प्लस एन प्लस ऑन, इस तरह से। अब ये देखिए, ब्यूट जो नाम है ये तो मूल शब्द को हमें बता रहा है, और इस मूल शब्द के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि इस कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। सेकंड जो सफिक्स लगा हुआ है वो है एन, ये हमें दिखाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की पहचान। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की पहचान, जिसमें हम कहेंगे कि सभी चारों कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध उपस्थित है। और तीसरा हमारे पास में है ऑन, ये क्रियात्मक समूह के लिए फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति या क्रियात्मक समूह को दर्शाने वाला हमारा अनुलग्न है, और इसका क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? कीटोन क्रियात्मक समूह यहाँ पर हो जाता है। तो C+O, रिमेनिंग कार्बन की जो वैलेंसी है वो अगर हम कंप्लीट करें तो कार्बन की देखो एक संयोजकता यहाँ पूरी है, तो बाकी बची हुई 3 संयोजकताएं 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे ही इस वाले कार्बन की भी 2 संयोजकताएं यहाँ कंप्लीट हो गई, बाकी बची हुई 2 संयोजकताएं 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ कार्बन की देखो 1 2 3 4 सभी चारों संयोजकताएं कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर देखिए कार्बन की रिमेनिंग 3 वैलेंसियां कंप्लीट हो जाती हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन परमाणुओं की संख्या 4, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई 3, 5 और 3 8, और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर उपस्थित है यानी C4H8O। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन क्रियात्मक समूह ब्यूटेनॉन है, और इसमें क्रियाशीलता समूह क्या हो जाएगा? कीटोन क्रियात्मक समूह हो जाएगा। तो कीटोनिक समूह यहाँ पर उपस्थित होता है। अगर अल्कोहलिक होता तो नाम के अंत में लिखा हुआ होता ऑल। क्या लिखा हुआ मिलता? ऑल। हम इसको कहेंगे अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। अगर एल्डिहाइडिक होता तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता एल। क्या देखने को मिलता? एल। और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो यहाँ पर हमें ऑइक अम्ल अनुलग्न के रूप में देखने को मिलता। किसकी जगह? इस ऑन की जगह। तो यहाँ इस ऑन की जगह क्या लगा हुआ है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? क्रियात्मक समूह की पहचान कर सकते हैं। ऑन है तो कीटोन हो गया, ऑल है तो अल्कोहल, एल है तो एल्डिहाइड, और ऑइक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, COOH का अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को कहा जाता है। देखो, तो अब COOH क्रियात्मक समूह है, तो हमने कहा क्रियात्मक समूह COOH के लिए अनुलग्न क्या लगेगा? ऑइक अम्ल। ये तो कार्बनिक यौगिक के अंत में जुड़ जाएगा, और ऐसे समूह वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कह देते हैं। वहीं ईथर क्रियात्मक समूह में हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह होगा जिसकी दोनों संयोजकताएं मुक्त होंगी। कीटोन के लिए हमने चेक किया C+O होगा जिसमें कार्बन की दोनों संयोजकताएं मुक्त होंगी, और एल्डिहाइड के लिए C+O होगा जिसमें एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल
अनुलग्न ऑइक अम्ल और संरचना सूत्र हो जाएगा COOH। नेक्स्ट अगला प्रश्न चेक कीजिए, CHO का अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है। तो CHO को हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड हम यहाँ पर कह देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे CHO लिखें या फिर आप इसे C+OH लिखें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ है और इसकी चौथी संयोजकता मुक्त रहती है जो अन्य कार्बन परमाणु द्वारा कंप्लीट की जाएगी। तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जो होगा उसे हम CHO अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पदार्थ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो देखिए एथेनॉल यानी C2H5 के साथ में अभिक्रिया होगी, किस पदार्थ की होगी वो हमें ज्ञात करना है, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। और एस्टर यानी CH3COOC2H5 का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए OC2H5 तो हमारे पास में ये रहा OC2H5, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है वो CH3CO समूह यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा और CH3CO समूह वाला एक यौगिक यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, एथेनोइक अम्ल। तो ध्यान रहे जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाते हैं अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, H2SO4 कैसा है, अम्ल है, तो अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाते हैं तो बनने वाला उत्पाद आपका क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है जो हमें याद रखनी होगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है तो बनने वाला कंपाउंड आपका एस्टर हो जाता है। दैट ऑप्शन नंबर डी, एथेनोइक अम्ल, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एथेनॉल को क्षारीय सांद्र KMnO4 अथवा एसिडिक K2Cr2O7 के साथ गर्म करने पर वह उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो एथेनॉल हमारा क्या है, देखिए C2H5OH है, और अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवाएं, ऑक्सीकरण का क्या मतलब है, देखिए नाम में ध्यान दें, किसी भी नाम के लास्ट में अगर करण जुड़ा हुआ है तो इस करण का मतलब होता है एड ऑन होना या जुड़ जाना। क्या मतलब होगा इसका, एड ऑन होना या जुड़ जाना। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब हम इस इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन को एड ऑन करेंगे तो ऑक्सीजन के जुड़ने से यहाँ हमारे बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, या इसे ही हम IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में एथेनोइक अम्ल कह देते हैं। तो एथेनॉल को क्षारीय सांद्र KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म करें तो यह ऑक्सीकृत होगा और इसके पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का निर्माण या एथेनोइक अम्ल का निर्माण हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न चेक कीजिए, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एथिल अल्कोहल पता होना चाहिए। तो देखिए एथिल यानी होता है हमारा C2H5 समूह, और अल्कोहल जो है वो सामान्य नाम पद्धति में OH क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न के रूप में उपयोग करेंगे। किसमें, सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में। अगर यही IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम होता तो इसमें हम सफिक्स क्या लगाते, ऑल, और नाम क्या हो जाता, एथेनॉल, ठीक है। तो अगर अल्कोहल कहा तो यह सामान्य नाम है, लेकिन अगर एथेनॉल कहेंगे तो यह आपका IUPAC नाम है। तो एथेनॉल का व्यापारिक उत्पादन हमें करना है, किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होगा, तो व्यापारिक उत्पादन हमारा होता है फर्मेंटेशन या किण्वन अभिक्रिया द्वारा। किससे बनाया जाएगा, तो जो ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6 ग्लूकोज जो है, इसका जब हम किण्वन करवा लेते हैं तो ग्लूकोज के किण्वन से हमें अल्कोहल यानी शराब प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता। तो अगर हम एक अल्कोहल इसका सामान्य सूत्र लिखें तो ये हमारा हो जाएगा C2H5OH। चेक कीजिए, इसमें कार्बन एलिमेंट उपस्थित है, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट उपस्थित है और इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट उपस्थित है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ उपस्थित होता है, हाइड्रोजन यहाँ उपस्थित होता है, ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित होता है, नाइट्रोजन यहाँ उपस्थित नहीं है। दैट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कौन सा उपस्थित नहीं है? नाइट्रोजन एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित नहीं होता। तो देखिए ये हमारे चैप्टर था जिसमें हमने कार्बन और इससे जुड़े यौगिकों के इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर चेक किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।